हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई क्लास में। तो हमने जो है पॉलिटिकल में एक टॉपिक शुरू किया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि लोक प्रशासन क्या होता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक पीछे क्लास करवा दी थी। उस क्लास में जो है मैंने आपको बताया था कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, उसको हमने देखा आसान भाषा में। ठीक है, और उसके बाद हमने इसके नेचर, इसके स्वभाव, इसकी प्रकृति को देखा था कि लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी होती है। उसके बाद हमने देखा था इसका स्कोप कैसा होता है, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। तो थोड़ा सा हम इसके मीनिंग को रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। कि लोक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार जो है वो अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करती है तथा जनता को आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है। ओके, कि सरकार जो है अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को, अपनी योजनाओं को लागू करती है और जनता को उस योजनाओं का लाभ मिलता है, उनको जनता को सेवाएं मिलती है। फिर आज जो है हम पढ़ेंगे इसमें इसका सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, ऊपर हमने 2-3 टॉपिक कर लिए, आज हम इसके महत्व को देखेंगे। कि लोक प्रशासन का महत्व इसलिए है क्योंकि यह सरकार और जनता के बीच में सेतु मतलब ब्रिज, एक पुल का काम करता है। ठीक है, सरकार के बीच में और जनता के बीच में पुल का काम करता है। सरकार जो भी फैसले लेती है, जो भी योजनाएं बनाती है, उनको जमीन पर लागू करने का काम कौन करता है? लोक प्रशासन। कि सरकार ने कोई नीति निकाल दी, कोई नई योजना निकाल दी, कोई नया कानून निकाल दिया, कुछ भी मान लो आप, उसको लोक प्रशासन जो है लागू करता है, उसको अपने रूप में लाता है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा रहेगा नीति क्रियान्वयन की, पॉलिसी को इम्प्लीमेशन कौन करता है, इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये लोक प्रशासन। कि सरकार जो है वो कानून और नीतियां बनाती है, लेकिन उन्हें लागू करना लोक प्रशासन का काम है। जैसे कि शिक्षा का अधिकार कानून, RTE या आयुष्मान भारत योजना, इन्हें जमीन पर पहुंचाने का काम अधिकारी करते हैं और विभाग करते हैं। और ये अधिकारी और विभाग कहाँ पर रहते हैं? ये लोक प्रशासन के डिपार्टमेंट में पदों पर नियुक्त होते हैं और ये इन योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट रहेगा लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर का। कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं लोक प्रशासन जनता तक पहुंचाते हैं। जैसे कि सरकारी स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, राशन कार्ड हो गया, पेंशन हो गया। कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए अस्पताल हो गए, शिक्षा से जुड़े हुए स्कूल हो गए, लोगों को सड़क बनवानी हो, बिजली अवेलेबल करवानी हो, पानी जैसी सुविधाएं जो है वो लोक प्रशासन के ही अधिकारी या लोग देखते हैं कि जनता को सही रूप से अवेलेबल हो रही है या नहीं। तो ये लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा विकास का। कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं लागू कौन करता है? तो वो लोक प्रशासन ही करता है। जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रोजगार योजनाएं, जैसे कि मनरेगा हो गया ना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी आदि जो भी योजनाएं हैं विकास के, देश को विकास पर ले जाने के लिए, वो सारी की सारी योजनाएं लोक प्रशासन ही इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा लोकतंत्र को मजबूत। कि जनता की जरूरत जो है और शिकायतें वो प्रशासन तक कौन पहुंचाते? ये लोक प्रशासन का डिपार्टमेंट जो है यहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि यहीं पर जनता की आवश्यकताओं का पता चलता है। अगर लोगों को किसी चीज़ की कमी है, कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पर आकर जो है अपनी बातों को, मांगों को रखते हैं और ये जो है आगे सरकार तक इन जनता की मांगों को पहुंचाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। मतलब कि लोकतंत्र के जनता के अकॉर्डिंग जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाती है, फिर सरकार जनता की मांगों को, उनकी बातों को सुनकर फैसले लेती है, योजनाएं निकालती है, नए कानून बनाती है। तो इस तरह से जो है लोकतंत्र को मजबूती मिलती है लोक प्रशासन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय एकता और कानून व्यवस्था। कि पुलिस, सेना, प्रशासन देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखते हैं। जैसे कि प्रशासन चुनाव करवाता है, दंगे रोकती है पुलिस, कानूनों का पालन भी कौन करवाती है? पुलिस।
तो ये सारा किसके अंडर में आता है? ये सारा लोक प्रशासन के अंडर में ही आता है। पुलिस का काम हो गया, सेना का काम हो गया, आर्मी वगैरह, और ये प्रशासन के अंदर जो है ये सारा लोक प्रशासन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये यहीं देखता है इन सारे कामों को और इनकी नियुक्ति भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया संकट प्रबंधन, कि जैसे कोई आपदा आ गई, महामारी आ गई, कोई सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, तो इस ऐसी मतलब दुखी स्थिति जो होती है उसमें प्रशासन जो है यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जनता की मदद करता है। जैसे कि कोरोना महामारी आई थी उसमें स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाई गई, लोगों को टीकाकरण फ्री में दिया गया और राहत सामग्री भी लोगों को अवेलेबल करवाई गई थी। तो ये सारा किसने करवाया था? तो ये लोक प्रशासन जो कि जनता का एडमिनिस्ट्रेशन है उसी ने किया था। लोक प्रशासन का महत्व इसलिए है क्योंकि यह सरकार की जो है वो नीतियाँ होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, योजनाएं होती हैं, उनको लागू करता है। बदले में लागू करने के बाद जो है जनता को सेवाएं प्रदान करता है, विकास करवाता है देश का, और समाज में शांति व व्यवस्था बनाए रखता है यह डिपार्टमेंट। तो हमने इसके महत्व को 5-6 पॉइंट में देखा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इसका महत्व में क्या देखा हमने, कि ये नीतियों को इम्प्लीमेंट करती है, ये लोक कल्याण के लिए कार्य करती है, ये देश के विकास के लिए कार्य करती है। इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, राष्ट्रीय एकता में मजबूती आती है और अच्छी कानून व्यवस्था भी बनती है। और संकट प्रबंधन, कोई भी महामारी आ गई उस समय भी जो है लोक प्रशासन ही काफ़ी हद तक हेल्प करता है लोगों की। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इवोल्यूशन, यानी समय के साथ लोक प्रशासन के विचार और स्वरूप कैसे बदले। कि स्टार्टिंग में लोक प्रशासन जो था, यह डिपार्टमेंट जो था वो सिर्फ कार्यालय और नियम तक ही सीमित था, मतलब इसका जो क्षेत्र था वो लिमिट में था। लेकिन धीरे धीरे इसमें व्यवहार, समाज विकास और सुशासन भी शामिल हो गए। कि जब नया नया लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विभाग बना था तो स्टार्टिंग में इसमें छोटा सा कार्यालय था, थोड़ी बहुत नियम थे, मतलब इसकी लिमिट थे। लेकिन अब इसकी लिमिट नहीं है, अब ये समाज के लिए भी काम करता है, ये देश के विकास के लिए भी काम करता है और अच्छे प्रकार से शासन चलाने के लिए यह काम करता है। अब है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास, इवोल्यूशन, 4 इसके मुख्य चरणों को हम देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे इसका प्रारंभिक चरण, कि इसका विकास कैसे हुआ। इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके विकास को हम देखेंगे। कि लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में पहचान मिलती है। वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो ये एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, वुड्रो विल्सन। विल्सन ने कहा था कि राजनीति, पॉलिटिक्स और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होनी चाहिए। ध्यान कि एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन पर इनका ध्यान होना चाहिए। तो वुड्रो विल्सन ने कहा था कि राजनीति को और प्रशासन को हमेशा अलग रखना चाहिए। इसका प्रारंभिक चरण था 1887 से लेकर 1926। फिर इसका शास्त्रीय चरण आता है जिसमें कि इसके सिद्धांत आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं। वो चरण था इसका 1927 से लेकर 1947 तक। कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था इसको एक साइंस बनाने की कोशिश की गई। विद्वान थे लूथर गुलिक, उर्विक, फ्योल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताए। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने, इन 3 साइंटिस्टों ने इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन थे इसके प्रिंसिपल बताए, इसके सिद्धांत बताए। तो गुलिक का प्रतीक सिद्धांत था ये POSDCORB, ठीक है, जिसमें कि प्लानिंग आती है P से, O से ऑर्गेनाइजिंग आता है, S से स्टाफिंग आती है, D से डायरेक्टिंग, Co से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग और B से हो गया बजटिंग। ठीक है, तो ये 5 ही आपको याद रखना है। कई कई एग्जाम में जो है शॉर्ट फैक्ट के तौर पर पूछ लिया जाता है। प्लानिंग आ गया, ऑर्गेनाइजिंग आ गया, स्टाफिंग आ गया, डायरेक्टिंग आ गया, कोऑर्डिनेटिंग आ गया, रिपोर्टिंग आ गया और बजटिंग आ गया, बजटिंग। ठीक है, ये बजट हो गया, बजटिंग आ गया, ये आप इसको बजट भी बोल सकते हो। इसमें ध्यान किस पर दिया गया था, इसमें
जो इसका टाइम पीरियड था, इसमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर ध्यान दिया गया, एफिशिएंसी पर ध्यान दिया गया और स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। थोड़ा सा है ना मेरा गला खराब है इसलिए मेरे से बोला नहीं जा रहा, तो थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगी। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है तो उसमें 1927 से लेकर 47 तक का टाइम पीरियड था। इसमें इसके सिद्धांत दिए गए, जिसमें कि लूथर गुलिक का सिद्धांत जो है वो काफ़ी फेमस है, ये आपको याद रखना है। स्पेलिंग के द्वारा जो है इसके इतने नाम निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें प्रिंसिपल्स पर, एफिशिएंसी पर, स्ट्रक्चर, इसके ढांचे पर ध्यान दिया गया था। थर्ड पॉइंट है व्यवहारवादी चरण, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और करंट में है, बिहेवियरल अप्रोच। कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव व्यवहार पर ज़्यादा जोर दिया गया। हर्बर्ट सिमोन ने प्रशासन को डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया बताया। प्रशासन में साइकोलॉजी को, सोशियोलॉजी को, बिहेवियरल साइंस का प्रयोग शुरू हुआ और इस चरण में जो है मनुष्य का व्यवहार और उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया, उसका फैसला करने की प्रोसेस कैसी रहती है, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था 1948 से लेकर 1970 के बीच। फिर आता है आधुनिक चरण, जो कि अब है 1970 से अब तक, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड बियॉन्ड। कि 1970 के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एफिशिएंसी तक सीमित नहीं रहा, इसमें डेवलपमेंट, विकास भी शामिल हुआ। पब्लिक पॉलिसी, लोगों की नीतियां भी लागू हुई, जनता की गुड गवर्नेंस आ गई, मतलब अच्छी सरकार भी शामिल थी इसमें। अकाउंटेबिलिटी आ गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई, सिटीजन पार्टिसिपेशन आ गया, जैसे पहलुओं को इसमें शामिल किया गया। तो ये नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एनपीए ने कहा कि प्रशासन को लोक कल्याणकारी और समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए संवेदनशील इस डिपार्टमेंट को होना चाहिए। इसमें वेलफेयर पर ध्यान दिया गया, डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया और गवर्नेंस पर इसमें ध्यान दिया गया था आधुनिक चरण में। मैं आपको एक थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में इस प्रोसेस को समझाती हूँ क्योंकि जब हम इसके चरणों को पढ़ते हैं ना स्टार्टिंग के, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल के साथ इसमें नीचे डाला हुआ है। मान लो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टिंग से एक छोटा बच्चा है और उसके विकास को हमें देखना है, जो कि हमने 4 प्रोसेस में हमने अभी ऊपर देखा। कि जब ये बच्चा पैदा हुआ 1887 में, धीरे धीरे ये बड़ा और आज एक जवान इंसान है, बन चुका है। हम किसके बात कर रहे हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है 1887 में बच्चे का जन्म होता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और अब वो जवान हो गया। तो हम इसके प्रोसेस को देखते कि कैसे कैसे वह जवान हुआ, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहला पॉइंट हमने ऊपर देखा था, प्रारंभिक चरण, जो कि 1887 से लेकर 1926 तक था। तो इसमें जो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पहली बार एक अलग विषय माना गया, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ा गया। तो हमने देखा था ना कि वुडरो विल्सन था जिसने कि कहा था कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग होने चाहिए। ये कोटेशन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस साइंटिस्ट या किस वैज्ञानिक ने ये कहा है कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग चीज़ें, इनको अलग अलग ही रखना चाहिए। तो ये वुडरो विल्सन ने कहा था, याद रखिएगा। जो राजनीति में होते हैं नेता, वो नीति बनाएंगे, मतलब योजनाएं बनाएंगे, और जो प्रशासन में जो ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो उसको लागू करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने इन दोनों चीज़ों को अलग रखा कि एक चीज़ का काम तो नीति बनाना, योजना बनाना है, जबकि दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसमें जो अधिकारी बैठते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, अधिकारी जो पदों पर नियुक्त हैं अच्छे खासे, वो उस चीज़ को कार्यान्वित करेंगे, उस चीज़ को लागू करेंगे। मतलब कि बच्चा पैदा होता है और उसको एक पहचान मिल गई, पहले चरण में उसका जन्म हुआ और उसको एक अलग पहचान मिल गई। फिर इसके बचपन को देखते हैं, मतलब सेकंड चरण को हम, जिसको कि हमने ऊपर देखा था। जो दूसरा चरण हमने ऊपर पढ़ा था वो था 1927 से लेकर 1947 तक। अब इस चरण में जो है विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस के साथ जोड़ने की कोशिश की, इसको साइंस माना। हाँ, वहाँ हमने गुलिक और उर्विक 2 विद्वानों को पढ़ा था कि प्रशासन चलाने के लिए कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स जरूरी होते, कि कोई भी डिपार्टमेंट है उसको चलाने के लिए नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ सिद्धांत होने ज़रूरी हैं।
तो एक गुलिक ने सिद्धांत बताए थे। उन्होंने, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि गुलिक ने वो PSDO वाला 8 वर्डों का एक दिया था सिद्धांत, तो उसको यहीं पर देख रहा है कि उसमें था योजना बनाना की प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग संगठन बनाओ, अपना स्टाफ रखो और बजट, अपना बजट तैयार करो। मतलब बच्चा स्कूल जाने लगा और वो नियम सीखने लगा कि इस सेकंड चरण में सिद्धांत नियम पर काम किया गया कि नियम जरूरी है। मतलब कि बच्चा बड़ा हो गया है, अब अगर हमने इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक साइंस के रूप में रखते हैं, साइंस के रूप में हम देखते हैं, तो इसमें नियम होने बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड चरण में नियम थे। अब आ गया तीसरा चरण जो कि हमने ऊपर पढ़ा था 1948 से लेकर 1970, जिसमें कि हमने व्यवहारवाद की बात की थी। इसको हम जवानी से जोड़कर देखते हैं कि अब लोग बोले केवल नियमों से प्रशासन नहीं चलेगा, मनुष्य के व्यवहार को भी हमें समझना होगा कि नियम बन गए, नियम से सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं चलाया जा सकता, वहाँ पर रहने वाले अधिकारियों को जनता के व्यवहार को समझना होगा। तो हर्बर्ट सिमोन विद्वान थे, उन्होंने कहा कि प्रशासन में असली बात है डिसीजन लेना, निर्णय लेना। डिसीजन मेकिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था व्यवहारवादी चरण में। मतलब कि अब बच्चा बड़ा हो गया, वो कॉलेज में है, वो लोगों से मिलना जुलना सीख रहा है, सोचने समझने की उसकी शक्ति बढ़ रही है। मतलब कि तीसरे चरण में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इतना बढ़ गया था लेवल उसका कि वहाँ पर मनुष्य के व्यवहार को समझना भी ज़रूरी हो गया, क्योंकि नियम बन गई, डिपार्टमेंट बन गया। अब था कि वहाँ पर व्यवहार को समझना ज़रूरी है, निर्णय लेना ज़रूरी है कि कोई भी काम को लेकर डिसीजन मेकिंग, अच्छे से निर्णय लेना। वहाँ पर रहने वाले, इस डिपार्टमेंट में रहने वाले जो अधिकारी हैं उनको डिसीजन, अच्छे से निर्णय लेना आना चाहिए। आधुनिक युग 1970 से अब तक कि अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन परिपक्व हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा समझदार हो गया, अच्छे से जवान हो गया। सिर्फ एफिशिएंसी और रूल्स तक यह सीमित नहीं रहा, इसमें लोक कल्याण, जनता के कल्याण के लिए, देश से गरीबी को दूर करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, पारदर्शिता, समाज को आईना दिखाने के लिए, अच्छी सरकार लाने के लिए, नागरिकों की भागीदारी, सब कुछ इस डिपार्टमेंट में शामिल हो गया। मतलब कि अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जवान हो गया और अब समाज की जिम्मेदारी वह उठा रहा है और आज तक उठाता आ रहा है। अब निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें इस चरणों को कि पहले चरण में 1987 से लेकर 1926 तक पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सरकार को, राजनीति को और प्रशासन को अलग अलग रखा गया जन्म के समय। फिर इसके बचपन के समय जो है इसमें नियमों को डाला गया कि इसमें नियम सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। जब तीसरा चरण आता है जवानी का, मतलब तीसरे चरण में 1948 से लेकर 1970 तक, उसमें मनुष्य के व्यवहार को जानना और निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़रूरी बताया कि इस डिपार्टमेंट में जो है मनुष्य के व्यवहार को जानने की क्षमता होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 1970 से अब तक कि डेवलपमेंट, वेलफेयर, गवर्नेंस, परिपक्वता, सिग्निफिकेंस, महत्व और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें विकास को शामिल किया गया, लोक कल्याण को शामिल किया गया, सरकार की परिपक्वता को शामिल किया गया, इसके महत्व को, सब चीज़ों को शामिल कर लिया गया। अगर हम टोटली टॉपिक का निष्कर्ष देखें कि लोक प्रशासन का महत्व इसलिए है क्योंकि यह सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उनको लागू करता है, जनता को सेवाएं प्रदान करता है, विकास करवाता है और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। तो जैसे जैसे हमने इसके 4 चरणों को देखा तो हमने देखा था ना कि लास्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल परिपक्व हो गया, अच्छे से बनकर तैयार हो गया चौथे चरण में। तो उसके बाद जो है ये सरकार की नीतियों को अच्छे से लागू करने लगा, जनता को सेवाएं देने लगा और विकास करने लगा। मतलब ये अपने काम को बहुत अच्छे से करना, बेटर तरीके से करना ये सीख गया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको कि मैंने आपको 2 क्लास में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक का अर्थ, इस क्लास को मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया है, तो इस क्लास को देखने से पहले आप पीछे की क्लास को देखेंगे तभी आपको ये क्लास अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होगा कोई टॉपिक का, आप उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसका जो मीनिंग है मैंने आपको इससे जस्ट पीछे हमारी जो क्लास आई थी इसका पार्ट 1 आया था,
उसमें अच्छे से समझाया है। तो आप पहले उस क्लास को देखिए जिसमें कि हमने मीनिंग का, स्कोप का और इसको 2-3 पॉइंट को हमने उसमें क्लियर किया। आज हमने एवोल्यूशन देखा, हमने इसके चरणों को देखा, 2-3 को हमने आज देख लिया। तो इस तरह से जो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक जो था वो बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में जो है क्लियर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर भी होगा, अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, थैंक यू एवरीवन।